सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शेदबानी ने सीरियाई मीडिया को बताया कि वे लेबनान में राज्य की संप्रभुता से बाहर काम कर रही सशस्त्र मिलिशियाओं को लेकर चिंतित हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी i24 न्यूज इंग्लिश संवाददाता जो ब्राउन उत्तरी इजराइल में लेबनान और सीरिया सीमा के पास लाइव हैं। हिजबुल्लाह लंबे समय से लेबनान और सीरिया में सक्रिय रहा है, लेकिन अब नए सीरियाई नेतृत्व में वे ईरानी प्रॉक्सी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें असल में जमीन पर कैसे लागू होती हैं? देखिए, 2024 में सीरियाई सरकार के सत्ता में आने के बाद से हिजबुल्लाह उनके लिए कांटा बना है। ध्यान रखें कि वे सीरियाई गृह युद्ध में असद सरकार की मदद कर रहे थे। वहां लगभग 10,000 लड़ाके गए थे जो उनके साथ थे। देश के कुछ हिस्सों में उनकी अब भी मजबूत मौजूदगी है, लेकिन समस्या ये है कि ये प्रॉक्सी अब भी सीमा पार कुछ हंगामा कर रहे हैं। वे सीमा पार हथियार तस्करी की कोशिश कर रहे हैं और अब भी पूरे क्षेत्र में स्थानीय प्रॉक्सी हैं। और ये कुछ ऐसा है जिसे अहमद अल-शारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी मिलिशियाओं को एक ही केंद्रीय ढांचे यानी सीरियाई सेना के तहत एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसा नहीं चाहता। असल में ठीक पिछले हफ्ते सीरियाई सुरक्षा बलों ने पूरे देश में हिजबुल्लाह के कई प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म कर दिया जो शीर्ष मंत्रियों की हत्या की योजना बना रहे थे। तो मूल रूप से अगर लेबनान में हिजबुल्लाह कमजोर होता है तो सीरिया में भी हिजबुल्लाह कमजोर होगा। ये दोनों तरफ से काम करता है। इसीलिए अल-शबाइनी ने कहा कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह का प्रभाव कम करना चाहते थे। पिछले 3 सालों ने दिखाया है कि मध्य पूर्व के ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं। उन्होंने तबाही और विनाश देखा है। वे नहीं चाहते कि कोई भी बड़ी महाशक्ति बनकर नियंत्रण संभाले। वे पूरे क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कूटनीति चाहते हैं। यह हिजबुल्लाह के लिए बुरी खबर है क्योंकि वे अनिश्चितता और सत्ता के खालीपन में फलते फूलते हैं और वे सीरिया और लेबनान के बीच शांति में सबसे बड़ी रुकावट हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आईडीएफ दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हट पा रही है, जिससे लेबनान और इजराइल के बीच शांति की संभावित राह बन सकती थी। तो अगर ये सारी चीजें सही जगह पर बैठ जाएं, जैसा कि अल-शबाइनी ने भी इशारा किया था, तो इजराइल और सीरिया के बीच सामान्यीकरण के लिए एक दीर्घकालिक रास्ता भी बन सकता है। लेकिन अभी भी कुछ कदम बाकी हैं। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा हिजबुल्लाह है। ये वो चीज है जिसे सीरिया अपने देश में और लेबनान में रोकना चाहता है ताकि अल-शरा की इच्छा के अनुसार उसे एक नए मध्य पूर्व की झलक मिल सके। जो ब्राउन फील्ड अपडेट और विश्लेषण के लिए धन्यवाद। सीरिया फिर यूरोप के नजदीक आ रहा है। यूरोपीय परिषद ने दमिश्क के साथ व्यापारिक संबंध बहाल कर दिए हैं। इसे यूरोपीय संघ की फिर से जुड़ने और सीरिया की आर्थिक पुनरुद्धार का समर्थन करने की प्रतिबद्धता का स्पष्ट राजनीतिक संकेत बताया है। 2011 में गृह युद्ध की शुरुआत में असद की दमनात्मक कार्रवाई के दौरान यह समझौता आंशिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रपति अहमद अल-शारा जब सीरिया को पश्चिमी देशों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा राजनयिक कदम माना जा रहा है। अब सीरिया इजराइल से संबंधों पर बात कर रहा है, ये एक बड़ा राजनयिक कदम है। आइए सुनते हैं कि सीरियाई विदेश मंत्री ने आज इस मुद्दे पर क्या कहा। इजराइल से संबंधों के संदर्भ में इजराइल के साथ संबंधों की बात करें तो पिछले 1.5 साल से हमें इजराइल से धमकियां मिल रही हैं और हमारे देश को अस्थिर किया जा रहा है। अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत हुई थी। हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इजराइल के साथ शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध बना पाएंगे। इजरायली पक्ष से और साथ ही अब हमारे साथ डॉक्टर जोल पार्कर हैं, मोशे दयान सेंटर में रिसर्च फेलो। डॉक्टर पार्कर, इजराइल के साथ शांत और स्थिर संबंधों की उम्मीद जताना सीरियाई विदेश मंत्री की ओर से काफी सकारात्मक बयान है। सीरिया की वर्तमान मंशा का क्या संकेत है? खैर, सीरियाई राज्य, सीरियाई अंतरिम सरकार, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें, जैसा कि वे खुद को कहते हैं, अब पूरे सीरिया के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रही है और वैसे वे इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर क्षेत्र के खिलाड़ियों जैसे तुर्की, कतर और सऊदी अरब के समर्थन से, लेकिन साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पष्ट रूप से यूरोपीय संघ से भी समर्थन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इजराइल के साथ सीमा को शांत रखना निश्चित रूप से दमिश्क में वर्तमान सरकार के लिए फ़ायदेमंद होगा। वे ऐसा करना चाहेंगे, ये उनके लिए एक जीत होगी।
और मैं कोई कारण नहीं देखता कि इजराइल ऐसा क्यों नहीं चाहेगा। बस हमें शायद इस मुद्दे पर यानी सीमा और दक्षिण में द्रूज लोगों के मामले में सच में आम सहमति तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ मुद्दों पर हमारी अभी सहमति नहीं बनी है। डॉक्टर पाकर कृपया मेरे साथ रहें क्योंकि सीरिया पर और बातें करनी है। पहले मैं शीरी की टिप्पणी लेना चाहती हूँ। जब बात इजराइल सीरिया संबंधों की संभावनाओं की आती है तो अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे नई सरकार के साथ सुलझाए जा सकते हैं? मैं खुश हूं कि वे कथित तौर पर शांति चाहते हैं। मुझे लगता है इजराइल भी यही चाहता है। मुझे लगता है कि सीरिया पर नियंत्रण और सत्ता मजबूत करना ड्रूज और एलेविट्स के खिलाफ नरसंहारक कृत्यों को भी शामिल करता है और इसे हर मौके पर जरूर उल्लेख करना चाहिए। और मुझे ये देख के दुख होता है कि यूरोपीय लोग ऐसा कर रहे हैं। इन स्पष्ट अपराधों, सीरिया में पिछले 1 साल में हुए सबसे भयावह युद्ध अपराधों को संबोधित किए बिना। साथ ही यूरोप में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई ठोस रुख भी नहीं है। मेरा मतलब है काश वे सीरिया में अल्पसंख्यकों के लिए भी वैसे ही खड़े होते जैसे फिलिस्तीनियों के लिए। तो ये एक बात है। मुझे लगता है आप जानते हैं सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जानते हैं बयान देना अच्छी बात है। आइए इस नई सरकार, इस नए शासन के शिक्षा प्रणाली पर गहराई से नज़र डालते हैं और आप देखेंगे कि ये बहुत इस्लामवादी, जिहादी है, बहुत ही समस्याग्रस्त। स्कूल की किताबें इजराइल और यहूदियों के खिलाफ हैं और हमास का पक्ष लेती हैं। हमें सिर्फ जनता को खुश करने वाले बयानों के बजाय तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि यूरोपियनों के लिए इतना काफी है। डॉक्टर पाकर, यूरोपीय संघ द्वारा सीरिया को आर्थिक व्यापार के जरिए वापस लाने का ये हालिया कदम प्रतीकात्मक है या असल में पुनर्निर्माण की ओर बढ़ता कदम है? ये सीरिया और यूरोप दोनों के लिए अहम है क्योंकि मुझे लगता है यूरोपीय देश, खासतौर पर जर्मनी, चाहते हैं कि 2015 के आसपास आए कुछ सीरियाई शरणार्थी लौट जाएं। वे चाहते हैं कि जो लोग चाहें वे सीरिया लौट जाएं, सभी नहीं, सिर्फ इच्छुक लोग। जर्मनी में करीब 10 लाख सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं और मुझे लगता है कि वे उन्हें, आप जानते हैं, धीरे धीरे सीरिया लौटने का रास्ता दिखाना चाहेंगे। तो उस तरफ से निश्चित रूप से रुचि है। लेकिन खुद सीरिया भी आगे बढ़ रहा है। मेरा मतलब है जब आप पिछले 1 साल में हुई हिंसा को देखते हैं तो सभी रुझान नीचे की ओर हैं, जैसे ग्राफ की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे जा रही है। हाँ, भयानक हिंसा के कुछ उछाल जरूर थे। मैं नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि इस शब्द का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया है। अलावी और ड्रूज अल्पसंख्यकों के खिलाफ भयानक हिंसा की घटनाएं हुई थी और मुझे लगता है कि हमें इसका जिक्र जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें यह भी कहना चाहिए कि सीरिया में हिंसा कम हो रही है। मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ यही चाहता है क्योंकि वे अपने सीरियाई शरणार्थियों को सुरक्षित घर लौटाना चाहते हैं, न कि युद्ध क्षेत्र में भेजना। मुझे लगता है यही दो तरफा मामला है। यूरोपीय लोग सीरियाई शरणार्थियों को सुरक्षित घर भेजना चाहते हैं और सीरियाई लोग ये दिखाना चाहेंगे कि उनके पास उनके लिए एक सुरक्षित घर है जहां वे आ सकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों के लिए फायदेमंद है। क्या ऐसे कोई संकेत है कि सीरियाई शरणार्थी, जिनमें से अधिकांश ने पिछले 10 से अधिक वर्षों में यूरोप में अपने लिए घर और जीवन बना लिया है, वे इस नई सरकार के तहत सीरिया लौटना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि कुछ सीरियाई शरणार्थी यूरोप में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं और कुछ सीरियाई शरणार्थी ऐसे भी हैं जो बेहद सफल हुए हैं। असल में एक कुर्द सीरियाई सदस्य हैं। मुझे लगता है कि वो अभी जर्मनी के एक शहर के मेयर हैं। तो मेरा मतलब है सचमुच ऐसे सीरियाई हैं जिन्होंने सफलता पाई है और जर्मनों द्वारा दिए गए रास्ते का पालन किया है। उन्होंने जर्मन भाषा सीखी है, वे सफल हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो उतने सफल नहीं हो पाए हैं। समस्या यह है कि जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं वे भी बहुत कम पैसे और बहुत कम संभावनाओं के साथ सीरिया वापस आने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। तो वे एक तरह से बीच में फंसे हुए हैं। धन्यवाद डॉक्टर जोएल पाकर, सीरिया के भविष्य पर चर्चा के लिए। i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। स्टूडियो में अब भी हमारे साथ सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेव हैं। अब जब नई सीरियाई सरकार हिजबुल्लाह पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है तो आईडीएफ के पास सीरियाई सीमा के साथ
ये 5 चौकियां हैं। तो क्या सीरिया के लिए बेहतर होगा कि वो आईडीएफ को, खासकर सीरिया लेबनान सीमा पर चौकियों का नियंत्रण दे अगर वो सच में हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करता है? हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये ऐसी बात है जो सीरिया नहीं कह सकता। सीरिया आकर ये नहीं कह सकता कि हां, हम अपनी जमीन पर इजरायली सेना चाहते हैं। चाहे ऐसा हो भी, ये ऐसी बात है जो सीरिया नहीं कह सकता। ये सच है कि सीरियाई सरकार और इजराइल दोनों ही हिजबुल्लाह को दुश्मन मानते हैं। मुझे लगता है अगर आप ये सवाल उठाएं और पूछें कि सीरियाई लोग किसे ज़्यादा नापसंद करते हैं, इजराइल या हिजबुल्लाह, तो मुझे लगता है कि इजराइल ही जीतता है। धन्यवाद जॉनथन रेगेव जानकारी के लिए।